बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो कौन सा है? एवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ टिनबर्गन्स 4 क्वेश्चंस इन शेपिंग द मॉडर्न स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। यानी कि टिनबर्गन, निको टिनबर्गन, जिसने कॉन्सेप्ट दिया था एनिमल बिहेवियर का, जिसने उसके बिहेवियर को स्टडी किया था 1963 में, निको टिनबर्गन साइंटिस्ट। हमने इसके जो हैं इसने ना 4 क्वेश्चंस की एक थ्योरी दी थी। हमने इसकी थ्योरी को स्टडी करना है एनिमल बिहेवियर से रिलेट करके। अब निको टिनबर्गन जो है साइंटिस्ट है, एज वी ऑल नो, 1963 में इसने ये एवोल्यूशन थ्योरी दी थी कि कैसे जो है एक 4 क्वेश्चंस इसने पास आउट किए थे, जिनमें आ जाते हैं फंक्शन, मैकेनिज्म, डेवलपमेंट और एवोल्यूशन। इन 4 क्वेश्चंस को एनिमल बिहेवियर के ऊपर कैसे ये 4 वर्ड्स हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं, उसने इसकी थ्योरी दी थी। अब उसने कहा था कि ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, लाइक जो फंक्शन हो गया, फंक्शन क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो फंक्शन है कि कैसे बॉडी वर्कआउट करती है, मैकेनिज्म वो किस तरीके से वर्कआउट करती है, डेवलपमेंट उसके अंदर क्या क्या ग्रोथ स्टेजेस आ रही हैं, क्या क्या डेवलपमेंटल प्रोसेस आ रहे हैं, एवोल्यूशन के वो किस चीज़ से, किस एंसेस्टर से इवॉल्व हुई और मजीद आगे कैसे एवोल्यूशन उसने करके जानी है। ये बेसिकली किस में यूज हो रहे हैं? यूजफुल इन मॉडर्न एनिमल बिहेवियर। इनके रिसर्चर्स ने इसको मॉडर्न जो अभी रिसेंट जो एनिमल्स का बिहेवियर है उसके अंदर स्टडी किया है। इन 4 क्वेश्चंस की बेस पे एनिमल्स के बिहेवियर को उन्होंने स्टडी किया है, कैसे कि एज दे अलाउ फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट ओनली हाउ एन एनिमल परफॉर्म्स, कि एक एनिमल अपना बिहेवियर या अपनी एक्टिविटी, कोई भी बिहेवियर, फीडिंग है या मेटिंग है, ये किसी भी किस्म का बिहेवियर है, उसको कैसे परफॉर्म करता है, बट ऑल्सो द माइडियड इन्वायरमेंट एंड एवोल्यूशनरी रीजंस। माइडेड इन्वायरमेंट कौन सा होता है? कि अनलिमिटेड इन्वायरमेंट। इनके आप किसी भी इन्वायरमेंट में के काउंटलेस इन्वायरमेंट्स होते हैं और हर इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की स्पीशी होती हैं, डिफरेंट एवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं, और उस इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह अपने आप को सर्वाइव करता है अपने डिफरेंट फंक्शंस की बेस पे, अपनी जो डिफरेंट हैं जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, ग्रोथ है, अडेप्टेशंस हैं, उसके बिहेवियर पे उस उनकी वजह से अपने बिहेवियर पे कैसा इफेक्ट लेके आता है कि उस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव हो सके। और अब इसमें है कि यूजिंग एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल सिफेलोपोड फैमिली है। टिनबर्गर ने सिफेलोपोड फैमिली की एग्जांपल ली है। अब सिफेलोपोड फैमिली कौन सी होती है? ये मोलस्कन फैमिली है। इनके हेड और फीट होते हैं बेसिकली। और ये क्या उसमें एग्जांपल आ जाती है? ऑक्टोपस की, या फिर जो होती हैं स्क्विड्स होती हैं, उनकी एग्जांपल आ जाती है। अच्छा, अब ये इसमें सेफेलोपोड की एग्जांपल आ जाती है। अब ये एक नेक्स्ट पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस सेफेलोपोड फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम या स्क्विड्स होती हैं, ये फिशेस टाइप का स्ट्रक्चर होता है स्क्विड्स का। अब टिनबर्गन के जो 4 क्वेश्चंस हैं आर एग्जामिन्ड इन देयर पर्पस एंड यूटिलिटी टू मॉडर्न एनिमल बिहेवियर रिसर्च, के मतलब उनको इन्हीं पर्पसेस की बेस पे स्टडी किया गया और फिर उनके एनिमल बिहेवियर को इस बेस पे उन्होंने जज किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब जो फर्स्ट टिनबर्गन का जो पहला क्वेश्चन है, टू बी एग्जामिन्ड कंसर्न्स द कॉज फॉर एन एनिमल बिहेवियर, यानी कि उसने पहले एनिमल बिहेवियर को एक बेसिक कॉज पे स्टडी किया। इनके बेसिकली एक जैसे जनरलाइज्ड एक रिसर्च होती है, ये जनरलाइज्ड एक थॉट होती है, उसकी बेस पे उन्होंने उसको स्टडी किया। उसमें था कि बायोलॉजिकल लेवल पे, अब पहला था क्वेश्चन ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है? कि समटाइम्स रेफर टू एज कॉजेशन एंड वन ऑफ द प्रोक्सिमेट एक्सप्लेनेशंस, कि मैकेनिज्म के अंदर कॉजेशन कि किस तरह से कोई चीज कैसे कॉज होती है, और प्रोक्सिमेट यानी कि क्लोजली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे अपने बिहेवियर को शो करते हैं, कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जो उनके, कौन से ऐसे कॉजेस बनते हैं जो कि उनके क्लोजनेस को शो करते हैं, उनके बिहेवियर को, किसी भी एनिमल के बिहेवियर को शो करते हैं। पहला जो टिनबर्गर का क्वेश्चन है वो क्या था? मैकेनिज्म का। उसने मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया कि मैकेनिज्म इन्वेस्टिगेट्स हाउ एन एनिमल परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर विद रिगार्ड्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को लेके उसने एक्सप्लेन किया मैकेनिज्म के बिहेवियर को। इसमें उसने फिर से फेलोपोड की एग्जांपल दी, जैसे कि स्क्विड्स या ऑक्टोपोड्स आ गए। ऑक्टोपोड्स कौन से होते हैं? ऑक्टोपसेस होते हैं। स्क्विड्स फिशेस का स्ट्रक्चर होता है। अब इनका क्या बिहेवियर है?
ये क्या करती हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को या प्रीडेटर को अपनी तरफ आता हुआ देखती है ना, जब ऑक्टोपसेस या स्क्विड्स, ये एक ब्लैक इंक लाइक जो है जेट यानी कि इंक फॉर्मेशन ये स्टार्ट करते हैं। ये इनके अंदर से जैसे धुएं के टाइप मटेरियल निकलता है, ब्लैक इंक, उसको ब्लैक या डार्क ब्लू इंक होती है, ये उसको रिलीज करती हैं, उसको सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिज्म उसका कलर भी चेंज हो जाता है। अगर कोई प्रेडेटर उसके ऊपर एक्ट कर रहा है यानी कि वो उसको प्रे करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो ब्लैक इंक है जो उनकी एनस की ओपनिंग से जो है वो सिक्रीट हो रही है उनके बिल्कुल गट के नीचे, वो जो इंक है उनको उसके लिहाज से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इंक किसी भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से। अब जो है मैकेनिस्टिक मेथड ऑफ आंसरिंग व्हाई द मोस्ट स्फेलोपोड्स स्किल्ड इंक इज, यानी कि वो क्यों इतनी स्फेलोपोड जो है वो इंक करते हैं, बिकॉज द स्फेलोपोड जो होते हैं उनके सेंसरी ऑर्गन्स अलर्ट, एज ए सेड अर्लियर कि उनको कोई हार्म उनको कोई फीलिंग, उनको सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनको किसी डेंजर का, किसी खतरे का उनको इशारा दे देते हैं, कि किसी प्रीडेटर का उनको वो इशारा दे देते हैं कि अब किसी ने उनको प्रे करना है, किसी प्रीडेटर ने आना है, उनको हार्मफुल करेगा। और सीरीज ऑफ नर्व इम्पल्स काज द अफेक्टेड ऑर्गन्स। अब ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है ना, ये ऑब्वियसली ये उसकी नर्व इम्पल्सेस को जो है ऑर्डर करेंगी कि अब उसको इंक जो सैक्स हैं उनको कंप्रेस करना चाहिए, उनको अनसील करना चाहिए, ताकि जो है वो थ्रू रेक्टम वो उसके अंदर से एक्सपेल आउट हो जाए, उसके अंदर से वो जो निकल सके, ताकि वो जो इंक है वो आउटर सरफेस पे जाए और जो पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, जो पूरा एक सेफेलोपोड ऑर्गेनिज्म है, उसको कवर अप कर ले, ताकि वो प्रीडेटर से या किसी की नजरों से बच सके। और वो जो जेट है वो मेलानिन रिच होता है, रिच इंक होती है, ठीक है। अब ये आइदर ये क्लाउड की फॉर्म में भी हो सकती है या फिर सूडोमॉर्फ, ठीक है, किसी भी फॉर्म में ये हो सकती है। इंक जो है एक्सपेल्ड इन द पैटर्न ऑफ अ क्रिएचर, एक क्रिएचर की फॉर्म में भी इंक जो होती है उनको, यानी कि कोई भी इंक जो फॉर्मेशन उसकी होनी है ना, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की शेप में भी, लिटिल फ्रूट्स की शेप में। फॉल्स मॉर्फोलॉजी क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, किसी भी फॉल्स मॉर्फोलॉजी जैसे कि कोई भी भद्दा सा स्ट्रक्चर होता है, क्लाउड एक बन गया या फिर कोई भी शेप बन गई, उस फॉर्म में वो जो इंक होती है वो एक्सक्रीट होती है उस बॉडी के, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से, और वो जो ऑर्गेनिज्म है उससे अपने आप को कवर अप करता है, उसका ऑर्गेनिज्म का कलर चेंज हो जाता है, और जो प्रीडेटर होता है वो उसको कोई और ऑर्गेनिज्म समझ के या कोई और चीज समझ के, जो भी प्रीडेटर फिशेज होती हैं या प्रीडेटर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स जो होते हैं वो उनको स्किप कर देते हैं, या कोई भी जो उनको हार्म पहुंचना होता है वो उनसे दूर चला जाता है। अब ये आपको साइंटिस्ट के इतने नाम याद करने की जरूरत नहीं है जो इसके अंदर मेंशन है, बेसिकली आपने जो थ्योरी है उसके ऊपर फोकस करना है। अब टिपिकली द स्फेलोपोड विल चेंज कलर इनटू ब्लैंक्ड वाइट शेड। अब जो स्फेलोपोड हैं वो जरूरी नहीं है कि ब्लैक इंक में ही अपने आप को जो है वो उसका कलर अपना चेंज करें, वो क्या ब्लैंच्ड व्हाइट कलर होता है, ये ब्लीच्ड एक व्हाइट शेड होता है आफ्टर क्रिएटिंग अ सूडोमॉर्फ इन ऑर्डर टू इवेड द प्रेडेटर। ब्लैक इंक सिक्रीट हुई, अगर वो जो ब्लैक इंक जो सिक्रीट हुई थी उसने कोई भी शेप, क्लाउड शेप या कोई भी सूडोमॉर्फ यानी कि फॉल्स मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसने उसको किया, उसके बाद वो जो शेड है ना वो व्हाइट शेड में कन्वर्ट हो गई, वो जो ब्लू इंक थी या ब्लैक इंक थी वो उसमें किस में कन्वर्ट हो गई, व्हाइट शेड में, ताकि जो प्रीडेटर है वो उसको धोखा दे सके, इन शॉर्ट, ठीक है। ये इसका बिहेवियर होता है। ये किसी भी सेफेलोपोड, कोई भी सेफेलोपोड होगा, सेफेलोपोड के अंदर जितनी भी स्पीशीज होंगी, फॉर एग्जांपल स्क्विड्स या ऑक्टोपसेस वगैरह हो गए, वो इस बिहेवियर को शो करते हैं, ये उनका क्या है, बिहेवियर पैटर्न है। अब ये उन्होंने एक मैकेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर फिट किया था, मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म के थ्रू एक पूरे एक फुली पर्पसली एक जो प्लान उनका सिस्टम था उसके जरिए से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डेंजर महसूस किया, उसके बाद उन्होंने उस डेंजर के ऊपर से उनकी नर्व इम्पल्सेस थी, उन्होंने एक्ट किया, फिर उनकी नर्व इम्पल्सेस ने उनको स्टिमुलस दिया उसकी बॉडी को, फिर उसकी एनएस के अंदर से जो है वो सिक्रीट हुई जेट की एक फॉर्म में, यानी कि एक जैसे एक गैशियस स्टेट में वो ब्लैक इंक थी, वो जो बाहर स्प्रेड हुई, फिर उस ब्लैक इंक ने क्या किया, एक शेप इख्तियार की, वो शेप कोई भी हो सकती है, फिर उस शेप ने जो है प्रीडेटर को मजीद धोखा देने के लिए, उसको डिसीव करने के लिए उसने उसको व्हाइट शेड में कन्वर्ट कर दिया।
ठीक है, अब इस एग्जाम्पल की आगे एक्सप्लेनेशन है कि इन दिस एग्जाम्पल इंटरनल स्टेट्स गवर्निंग इंक, यानी कि जो इनर बॉडी से जो इंक थी प्रोडक्शन आर द मस्कुलर कंट्रैक्शंस एंड नर्व इंपल्सेस। अब जो इंक कैसे प्रोड्यूस होती है, इंक की प्रोडक्शन कैसे होती है कि बाहर से स्टिमुलस मिलना है ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्रीडेटर की तरफ से, बाहर से स्टिमुलस मिला कि उसको हार्म पहुंच रहा है या कोई भी प्रीडेटर उसका शिकार करने के लिए आ रहा है, उसके जो मसल्स थे, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, नर्व इंपल्सेस थी, उन्होंने जो आयंस एक्सचेंज मैकेनिज्म था, जो मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था, उन्होंने उसको एक्टिवेट किया, वो जो मसल्स थे उनके अंदर से वो इंक रिलीज हुई और वो इंक थी वह उस ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व इंपल्सेस हैं इनकी बेस पे जो है वो इंक प्रोड्यूस हुई इनर, और फिर उसके बाद जो प्रीडेटर जब नजदीक आ जाता है तो वो अपनी इंक को है वो सेक्रेट कर देते हैं। अब टिपिकली जो इंक है, इंकिंग बिहेवियर इज यूज्ड एज अ लास्ट रिजोर्ट ड्यू टू द एनर्जी कॉस्ट ऑफ इंक प्रोडक्शन। अब ये एक बिहेवियर है उस ऑर्गेनिज्म का कि जब भी उसको कोई भी खतरा होना है, चाहे वो 5 मिनट बाद हो, 1 मिनट बाद हो, या जैसे इंक डिस्पर्स हो गई है, डिफ्यूज हो गई है किसी भी इन्वायरमेंट में, उसने क्या करना है अपने आप को, अगर दोबारा से उसके पास वो वही प्रीडेटर का उसको डेंजर आ रहा है, वो दोबारा से उसी मैकेनिज्म को स्टार्ट करेगा, अपने उसी बिहेवियर को दोबारा डेवलप करेगा और वो बिहेवियर उसको कैमोफ्लाज होने में मदद करता है। ये रैपिड मूवमेंट्स होती हैं, अडॉप्टिव थ्रेटनिंग या पोस्चर्स या चेंजिंग कलर्स, यानी कि किसी भी थ्रेट को उन्होंने अडॉप्ट किया, उन्होंने फील किया उस थ्रेट को, उसके बाद उन्होंने अपने आप को कैमोफ्लाज कर लिया, अपना कलर चेंज कर लिया। ये बेसिकली इसके सिफेलोपॉड के बिहेवियर में शामिल होता है। अब क्या है, इन एनिमल ब्रीडिंग बिहेवियर्स द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द ओवुलेशन ऑफ द फीमेल एंड द स्पर्म प्रोडक्शन ऑफ द मेल with the actual mechanism of sexual intercourse depending on the species and animal class, यानी कि किसी भी स्पीशीज या एनिमल क्लास की जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो फीमेल है, उसने ओवोल्यूशन करनी है, ओवा प्रोड्यूस करना है, और जो मेल है उसने स्पर्म प्रोड्यूस करना है। अब अच्छा, अब ये मैकेनिज्म यूज्ड बाय एनिमल्स टू डिटरमिन देयर ब्रीडिंग सीजन इज देयर गेस्टेशन पीरियड एंड द लाइट टू डार्क रेशियो। ये उनका बिहेवियर है, कोई भी एनिमल होगा उसका जब ब्रीडिंग सीजन एक स्टार्ट होता है, जैसे कुछ जो बर्ड्स हैं उनका ब्रीडिंग सीजन स्प्रिंग में स्टार्ट होता है, वो उनके बिहेवियर में है कि जैसे ही ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होना है, उनका गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ये उनका जो मैकेनिज्म है बॉडी का, वो इसी हिसाब से अपने आप को फिट अप कर लेगा कि उनका जो है उनके अंदर जो फॉर्मेशन है मेल्स के अंदर स्पर्म की, और जो फीमेल्स के हैं उनके अंदर ओवरी की जो है फॉर्मेशन वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इन शीप्स क्या होती हैं, ओवुलेट नेचुरली इन रिस्पॉन्स टू द शॉर्टनिंग डे लेंथ, यानी कि जब डे लेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है, और जो शीप्स होती हैं वो क्या होती है, उनके अंदर ओवरी की फॉर्मेशन होती है, दैट अकर्स ड्यूरिंग ऑटम एंड अर्ली विंटर। शीप्स के अंदर किस दौरान ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा, ऑटम में और अर्ली विंटर में, ठीक है, नॉट इन द फुल कंप्लीट विंटर सीजन। इस सीजन में जो अभी हमारा करंट चल रहा है, इस ये वाले सीजन में उनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट नहीं होगा, बट जो प्रीवियस सीजन था जिसमें ऑटम और अर्ली विंटर स्टार्ट होते हैं, उसमें शीप्स जो होती हैं वो अपना ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट करती हैं। अच्छा, एज नाइट टाइम अकर्स आवर्स इंक्रीज द पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो होता है ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि हम हमने रिदम्स में, बायोलॉजिकल रिदम्स में डिस्कस किया था कि पाइनियल ग्लैंड क्या है, ये मेलानिन को सिक्रीट करता है, ठीक है, जिससे नींद स्लीपिंग कॉज होती है, मेलानिन की मेलाटोनिन या मेलानिन की जो सिक्रीशन है उसको कॉज करता है और उसको कॉज करता है। अच्छा, अब ये जो है पाइनियल ग्लैंड in the upper part of the brain is stimulated to produce increasing amount of melatonin। अब मेलाटोनिन की जो है जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगी ज्यादा। This increase in melatonin production stimulates a complicated chain of hormonal activities। Obviously हमारे हॉर्मोन्स का हमारी स्लीपिंग बिहेवियर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर स्लीपिंग बिहेवियर एक्यूरेट नेचुरली है, जैसे कि अल्लाह ताला ने उसको एक डिस्टिंक्टिव टाइम दिया हुआ है कि उसने इस टाइम में अपनी जो स्लीपिंग है वो करनी है कॉज, और इस टाइम पे उसने जागना है, तो वो आपकी हार्मोनल जो एक्टिविटीज हैं उन पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। और बेसिकली मेलाटोनिन की जो प्रोडक्शन होती है शीप के अंदर, वो क्या करती है, वो ओवुलेशन काज करती है, वो हार्मोनल्स को इम्बैलेंस होने से रोकती है। जो ओवरी उसकी प्रोड्यूस होती है वो किससे बनती है, मेलाटोनिन की एक्सेस प्रोडक्शन से। अब ये था इसका मैकेनिज्म, ये इसमें एग्जांपल मैकेनिज्म की हुई कि इस तरह बॉडी एक
करेक्टराइज्ड मैकेनिज्म एक परफॉर्म करती है अपने किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो है उसका बिहेवियर एक होता है, प्रोड्यूस होता है, और बॉडी जो है वो उस हिसाब से आगे अपने जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है। अब जो सेकंड उसका क्वेश्चन था वो क्या था, फंक्शन का। पहला मैकेनिज्म, सेकंड अब आगे फंक्शन के किस तरह से एक्ट करती है, फंक्शन क्या है किसी भी चीज का, किसी भी बिहेवियर का। जैसे कि अब मेलानिन है, मेलाटोनिन है, इसका क्या फंक्शन है, इसने स्लीपिंग कॉज करनी है, ये इसने हॉर्मोन्स की एक्टिविटी को कॉज करना है। अब जो है हमारी जैसे आईज का क्या फंक्शन है, देखना होता है, ईयर्स का सुनना होता है, बिल्कुल इसी तरह उसने इंटरनल बिहेवियर्स को स्टडी किया है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्टेन बिहेवियर किस फंक्शन के जरिए जो है वो परफॉर्म करता है। अच्छा, अब सिफेलोपोड की उसने मेन एग्जांपल ली हुई है। अगर हम सिफेलोपोड के केस में देखें इंकिंग बिहेवियर में, तो द फंक्शन इज दैट ऑफ सर्वाइवल। उसके सर्वाइवल के लिए ये फंक्शन बहुत जरूरी है। अगर वो ये फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा, अपनी बॉडी को वैसा स्टिमुलस नहीं देगा कि वो ये फंक्शन परफॉर्म कर सके, तो इन केस उसकी डेथ अकर हो सकती है। इंकिंग बिहेवियर जो है वो क्या करता है, अलाउ करता है सिफेलोपोड को प्रीडेटर से बचने के लिए, उससे एस्केपिंग के लिए, कि अगर किसी प्रेडेटर ने सिफेलोपोड को कॉट कर लिया है, यानी कि उसको कैच कर लिया है, पकड़ भी लिया है, तो वो क्या करेगा, प्रीडेटर जो सिफेलोपोड है वो अपनी इंक को सिक्रीट करता है, और उस इंक के जरिए जो है प्रीडेटर वो एक दफा कंफ्यूज हो जाता है कि वो उसने जो ऑर्गेनिज्म पकड़ा था, जो ऑर्गेनिज्म उसने कैच किया था, वो वो वही ऑर्गेनिज्म है या कोई और है। वो प्रीडेटर उस ऑर्गेनिज्म को छोड़ता है, मतलब एक सडन एक स्टिमुलस आता है उसके पास, उसको वो अपने आप से वो दूर करता है, और वो जो सिफेलोपोड है दोबारा अपनी वाइटिश ब्लश्ड वाइटिश जो इंक है उसको सिक्रीट करता है, उसको उस कलर को फॉर्मेशन अपने ऊपर कैमोफ्लेज करता है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है सिफेलोपोड वो उस प्रेडेटर से बच के आगे चला जाता है। अब द यूज ऑफ इंकिंग बिहेवियर जो है ये क्या है कि एज अ लास्ट रिजोर्ट डिफेंस दैट कैन बी एक्सप्लेन फंक्शनली, यानी कि पहले इसको उन्होंने मैकेनिज्म के तौर पे एक्सप्लेन किया, तब उन्होंने इसको फंक्शनली उसको एक्सप्लेन किया है। इंकिंग इज मच मोर कॉस्टली टू द क्रिएचर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर देन कैमोफ्लेज, यानी कि इस इंकिंग के प्रोसेस में जाहिर है मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, नर्व इम्पल्सेस ने एक्टिवेट होना है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उनको गिवन होना है, एनर्जी जो है एक्सेस अमाउंट में, एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, किसी भी सेफेलोपोड को एक्सेस अमाउंट में जब उसके पास एनर्जी रिस्टोर्ड होगी, स्टोर्ड होगी, तो उसको यूज करेगा, और फिर वो क्या करेगा, अपने आप को कैमोफ्लेज करेगा। अब ये जो सिफेलोपोड का बिहेवियर है ये उसको सर्वाइवल में उसकी हेल्प करता है, और ये जीन्स टू जीन्स हर सिफेलोपोड के ऑर्गेनिज्म में जीन्स टू जीन्स ये है पास आउट होता है। अच्छा, इट इज द ओनली यूज्ड एज अ लास्ट रिजोर्ट ड्यू टू इट्स कॉस्ट, यानी कि एग्जांपल दोबारा फिर वही बात आ गई कि वो एनर्जी, द एनर्जी कुड बी एक्सपेंडेड और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर और द प्रोडक्शन ऑफ एग्स और स्पर्म्स, यानी कि ये जो एनर्जी है इसकी कॉस्ट की बेस पे जो है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर उसका स्टार्ट होता है, एग्स की प्रोडक्शन या स्पर्म की प्रोडक्शन जो होती है, कभी कभी एग्स और स्पर्म की प्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्टिव जो उनका बिहेवियर है वो स्टॉप हो जाता है। जस्ट इतनी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है, एक सेफेलोपोड को इतनी एनर्जी चाहिए होती है कि वो जो इंक वाला बिहेवियर है वो शो कर सके कि उस बिहेवियर की वजह से, उस फंक्शन की वजह से उनका जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है, बिहेवियर होता है, वो स्टॉप हो जाता है। अच्छा, it is important to point out that functional behavior are not at all necessarily that the result of the animal is question, यानी कि इतना भी necessary नहीं है। अच्छा, अब इसका जो मेन गोल है, what should be goal directed systems in animal seems to have some sort of internal representation of the goal। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे वास्प यानी कि जिसे बीड कहते हैं उसकी एग्जांपल ली हुई है कि ऑलवेज नोइंग द करेक्ट लेंथ ऑफ देयर बरोज एंड एडजस्टिंग अकॉर्डिंगली। उनका क्या फंक्शन है वास्प का, उन्होंने जो अपनी वो जिसको हम पंजाबी में खक्खर कहते हैं, अब उसका जो है उन्होंने डिगर वेस्ट उन्होंने अपने बरोज बनाने हैं, इंग्लिश में उसको बरोज कहते हैं, उन्होंने बनाने हैं उनको। अब उनका क्या फंक्शन है कि उन्होंने एक्यूरेट बिल्कुल एक लेंथ की तरह और एक ही सर्कल में जो है उन्होंने अपनी वो बरो बनानी है, और उसके और ये और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना बिहेवियर जो है वो शो करना है। ठीक है, ये फंक्शन में इसकी एग्जांपल आ जाती है वास्प की। अच्छा, अब आगे गोल अचीविंग सिस्टम्स ये है कि उनका क्या गोल है। बेसिकली वास्प ने अपनी ये जो घर बनाना है, अपनी बड़ो बनानी है, कि उनका एक गोल अचीविंग सिस्टम है। अगर वो बड़ो नहीं बनाएंगे तो ऑब्वियसली उनका जब कोई ठिकाना, कोई घर नहीं होगा, तो उन्होंने उनकी जो सर्वाइवल रेट है या वो उसमें उनकी
वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इन्वायरमेंट फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो जाएंगी, उनको हार्म पहुंचेगा, सर्दी है या गर्मी है, अगर ज़्यादा एक्सेस गर्मी है तो ओब्वियसली हीट की वजह से वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, अगर एक्सेस विंटर सीजन है तो एक्सेस जो है कोल्ड उसकी वजह से वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर वो उनकी डेथ अकर हो सकती है। अच्छा, अब गोल अचीविंग सिस्टम्स कॉज एन ऑर्गेनिज्म इन एन अनकंफर्टेबल कंडीशन टू अटेम्प्ट, यानी कि किसी भी अनकंफर्टेबल कंडीशन में आप अपने आप को, अपने माइंड को इतना सेट करना है कि आपने इस कंडीशन में, वो कंडीशन जो कि आपके लिए अनकंफर्टेबल है, आपने उस कंडीशन में अपने आप को रखना है, जबरदस्ती रखना है अपने आप को, इस नेगेटिव कंडीशन में अपने आप को पॉजिटिव रखना है। बेसिकली गोल अचीविंग सिस्टम्स का ये मकसद है कि आपने गोल अचीव करना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, और वो मेहनत जो है वो जाहिर है किसी भी पॉजिटिव सर्कमस्टेंस में तो होती नहीं है, वो नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में होगी। वो क्या करेगा ऑर्गेनिज्म जो है वो, उसने, अगर वास्प की एग्जांपल लें हम या हनी बीज की एग्जांपल लें, उन्होंने अपना जो है वो उन्होंने अपनी जो है नेट बनाना है, उसके बाद उन्होंने अपना एक गोल अचीव करना है, ये उनके बिहेवियर में शामिल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वुड लाइस इन अ ड्राई ब्राइट कंडीशन विल सिंपली मूव अराउंड कॉन्स्टेंटली अंटिल दे हैपन अपॉन अ डैम्प कंडीशन, यानी कि जो वुड लाइस है ये एक ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट है, ये क्या करती है, जब तक कि इसको डैम्प या ड्राई कंडीशन नहीं मिल जाती, ये तब तक रोटेट करती रहती है, मूव करती रहती है एक ड्राई या डैम्प कंडीशन में अपने आप को रखने के लिए। द वुड लाउस लाइस जो है itself has no goal other than escaping the unfavorable condition। अब ये wood lice जो है ये इसके बिहेवियर में शामिल है, क्या शामिल है कि इसने अपने आप को जो अनफेवरेबल कंडीशन से बाहर ही निकालना है, कि अगर एक दफा ड्राई कोई जगह है, ड्राई कंडीशन है, वेटी एरिया नहीं है, बट सडनली वहां पे वेटनेस आना शुरू हो जाती है, वहां पे रेन होना शुरू हो जाती है, उसने अपने आप को, वुड लाइस ने अपने आप को उस अनफेवरेबल कंडीशन से दोबारा निकाल के जो है फेवरेबल कंडीशन पे लाजमी ही लेके आना है, अदरवाइज वो वहां पे सरवाइव नहीं कर सकती। अच्छा, अब ये आगे आ जाते हैं इन गोल सीकिंग सिस्टम्स cause an organisms to engage in behavior without any recognition or representation of the goal। इनके कुछ गोल सीकिंग जो सिस्टम्स होते हैं वो बिहेवियर एनिमल को एंगेज करते हैं कोई भी काम करने में जिसका विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गोल, इनके उनको अपने गोल का पता नहीं होता, उनको एक जो सेंट्रल एक पॉइंट है उसका उनको आइडिया नहीं होता, बट फिर भी उन्होंने अपना जो है गोल को सीक करना है। अब इसमें एग्जांपल आ जाती है हैंस की। हैंस विल परफॉर्म नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर्स अंटिल इट इज टाइम फॉर देम टू ले एन एग। हैंस जो है वो अपना नेस्ट बिल्ड करती रहेंगी, ठीक है, वो स्टॉप नहीं करती हैं, या जब उन्होंने एग ले करना होता है वो उस टाइम ही अपना सिर्फ नेस्ट बिल्ड नहीं करती वो, बल्कि उसकी जो फॉर्मेशन है, बिल्डिंग है, वो पहले से स्टार्ट कर देती हैं फॉर देम टू ले एन एग। जब वो उनका एग जो है वो जब नेस्ट बन जाता है, बिल्ट अप हो जाता है, तो उसमें वो एग को ले करती हैं, जिसमें एग को वो इंक्यूबेट करती हैं, हेंस अपने एग को। दे डू नॉट हैव एनी गोल ऑफ मेकिंग अ नेस्ट, रादर दे सिंपली बिल्ड अंटिल इट इज टाइम टू ले, यानी कि उनका कोई गोल नहीं है, उनका कोई मकसद नहीं है, उनको नहीं पता कि इस टाइम उनके हेंस के अंदर जो है एग की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। वो उसकी एग की फॉर्मेशन को स्टार्ट होने से पहले, एक जिसे कहते हैं ना कि हमने पहले लास्ट बिहेवियर को हमने स्टडी किया था डोरमेंसी पीरियड में, कि जैसे एक हाइबरनेशन हो जाती है, डोरमेंसी स्टेट आती है, कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने आप को पहले से उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अडॉप्ट करना शुरू हो जाता है। तो हैंस क्या करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही एग की फॉर्मेशन से पहले ही एक उसके लिए बड़ो सी एक होल जो है वो डिग करना शुरू कर देती हैं, ये एक नेस्ट बिल्ड करना शुरू कर देती हैं तिनकों से, जब उनके एग ले होगा वो क्या करेंगी, उसके ऊपर वो फिर उस नेस्ट पे जो उनका पहले से बना हुआ नेस्ट होगा उसके अंदर वो फिर एग ले करेंगे। ये हैंस के बिहेवियर में शामिल है, ये गोल सीकिंग भी सिस्टम है हैंस का। अब एक अगला साइंटिस्ट है, उसने क्या किया कि उसने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने हैंस को लिया, हैंस टुक लेस टाइम टू ले एन एग व्हेन प्रेजेंटेड विद अ फ्लैट लिटर सरफेस देन विद अ परफॉर्मनेस, के उसने पहले से ही जो हैंस है ना उनको एक फ्लैट लिटर सरफेस दिया हुआ था। लिटर क्या होता है, तिनके होते हैं जिनके ऊपर हैंस जो हैं वो एग ले करती हैं। अब उसने उनको दिया, अब जो हैंस ने एग की जो थी ले हैच एग होना था, एग ले होना था, हैंस ने उनमें लेस टाइम लिया रेदर देन दोज हैंस जिन्होंने अपना नेस्ट जो है वो खुद बनाया था।
अब द फ्लैट लिटर सरफेस वाज मोर अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट फॉर द hen टू अचीव द आउटकम ऑफ लेइंग एन एग। ऑब्वियसली हम भी जब वेले बैठे होंगे, जब हमें कोई चीज पक्की पकाई मिल जाएगी तो हमें उससे ज्यादा खुशी होगी rather देन कि हम खुद उठे मेहनत करें और पकाएं। बिल्कुल इसी तरह ही हैंस का ये सिस्टम है कि ये जो इन्वायरमेंट है उस पे जो hen है उसको इतनी ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती एग ले करने के लिए, उसको इतनी ज्यादा जो है अपने आप को बाउंड नहीं करना पड़ता कि पहले वो नेस्ट बनाए, वो तिनका जोड़े और फिर उसके बाद वो एग ले करे। इसका ये सिस्टम होता है कि एग जो होता है नेस्ट लीटर नेस्ट उसको पहले से ही अवेलेबल होता है और उसके ऊपर वो सिंपली उसने आके एग ले करना होता है। अब आगे आ जाता है कि इन एनिमल ब्रीडिंग द फंक्शन ऑफ मेटिंग इज टू कंटिन्यू द स्पीशीज एंड द रीजंस ऑफ फॉर वेयर एनिमल्स ब्रीड। इनके ब्रीडिंग का बिहेवियर, मेटिंग का बिहेवियर, ये भी एक फंक्शन है एनिमल के अंदर। व्हेन दे डू इज डाउन टू द बेस्ट सीजन फॉर रियरिंग यंग। इनके कौन सा बेस्ट सीजन होता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स है उनका ऑटम या अर्ली विंटर होगा, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का जो ब्रीडिंग सीजन होता है, जो मेटिंग सीजन होता है, वो कौन सा होता है? स्प्रिंग का। Due to this, animals will mate a certain number of months before the spring, depending on their gestation period. इनके वो जो एनिमल्स हैं वो फेरोमोन्स, हमने जब लास्ट एक लेक्चर में स्टडी किया था फेरोमोन्स का, कि मेटिंग फेरोमोन्स भी होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फेरोमोन्स सेक्रेट करता है। ऑर्गेनिज्म है वो माइल्स अवे से फेरोमोन सेक्रेट कर रहा है वो ब्रीडिंग सीजन में आने से पहले। अब जो मेल ऑर्गेनिज्म है या फीमेल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा? वो उस फेरोमोन की बेस पे वो उसके पास आएगा। अब उसके पास आने के उसको जितना भी टाइम लगता है वो स्प्रिंग सीजन तब तक आता है, और वो स्प्रिंग सीजन में फिर क्या करती हैं? गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट करती हैं, ब्रीडिंग पीरियड स्टार्ट करती हैं। अब द फंक्शनल रीजन फॉर मेटिंग इज टू इंश्योर दैट यंग आर बोर्न ड्यूरिंग समर। अब वो पहले से इसलिए इतनी मेहनत करती हैं, इतनी कोशिश करती हैं कि जो यंग है वो स्प्रिंग के दौरान बोर्न हो, जो उनके एग्स हैच हो वो स्प्रिंग के दौरान हो। क्यों? ताकि जो है वो बेबी पे हेल्दी इफेक्ट पड़े। अच्छा, अब ये दो दो क्वेश्चन है निकोटिन बर्गन के। अब 12:40 पे आपकी क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा। अब इन क्वेश्चंस में अगर आपको दो में से किसी को भी समझ नहीं आई है तो वो काइंडली मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो भी लंबे हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है हमारे पास वो है द थर्ड क्वेश्चन इज डेवलपमेंट व्हिच इज द क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑन द एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस ऑन द ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर। पहले हमने स्टडी किया था मैकेनिज्म, कि कैसे एक मैकेनिज्म एक होता है। जाहिर है हम एक प्लान बनाते हैं, एक पूरा प्लान को फंक्शनलाइज करते हैं। अब प्लान तो बन गया, वो मैकेनिज्म हो गया। अब फंक्शन जो था उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी? अब परफॉर्मेंस हो गई। अब तीसरी चीज आ जाती है, तीसरा क्वेश्चन डेवलपमेंट। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं कि टिम्बरटन का जो पहला क्वेश्चन था वो था मैकेनिज्म, दूसरा फंक्शन, तीसरा डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट है ये क्या इसमें हो जाती है? इसमें ग्रोथ आ जाती है कि इन्फ्लुएंसेस ऑन द एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट पे इन्वायरमेंट का कैसे अफेक्ट होता है उसके बिहेवियर पे। फिर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सेफेलोपोड की एग्जांपल ली, निकोटिन बर्गन ने इसमें सेफेलोपोड की एग्जांपल ली कि द स्पीशीज ऑफ ऑक्टोपॉड्स, यानी कि ऑक्टोपस की जो स्पीशीज होती हैं, ऑक्टोपॉड्स कौन से ऑक्टोपसेस होते हैं? ब्लू रिंग्ड, यानी कि जो इनके आगे मैंने आपको फोटो दिखाई थी, ये देखिए आप, ये ब्लू रिंग्ड हैं, ब्लू ऑक्टोपसेस होते हैं। इनकी साइंटिफिक नेम क्या है? हेपेलोक्लेना ल्यूनुलेटा। only uses the ejection of ink as a defense mechanism during their early life as young. अब ये जो हेपेलोक्लेना ल्यूनुलेटा है, ये ऑक्टोपसेस हैं, ये क्या करते हैं? अपनी इंक को कब यूज करते हैं? जब ये यंग होते हैं, अर्ली लाइफ में। जब ये मेच्योर हो जाते हैं, एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं, उसके बाद ये नेवर एवर कभी भी ये उस इंक को जो उस इंक का यूज है वो उसको नहीं करते। डेवलपमेंटल आंसर टू दिस फिनोमिना, मतलब इस फिनोमिना का एक अच्छा आंसर क्या है कि ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस आर हाईली पॉइजनस। ये हम ये ऑक्टोपस सी फूड है, सी फूड लोग खाते हैं, ऑक्टोपस को भी लोग खाते हैं, बट ये जो ऑक्टोपस है ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस, इट इज हाईली टॉक्सिक, ये पॉइजनस होता है। ये क्या करते हैं? विनोम होता है, इसका जो विनोम है किसी भी साइनाइड, साइनाइड बेसिकली एक मटेरियल है जिसको भी हम किसी भी चीज के अंदर डालें तो वो टॉक्सिक हो जाता है। और
ये जो इसका विनोम है 100 टाइम्स 10,000 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन द साइनाइड। अच्छा, अब when threatened develops several bright blue rings over their body as a warning, यानी कि इनकी जो ब्लू, अब जाहिर है ये टॉक्सिक हैं ऑर्गेनिजम्स, ऑक्टोपसिस, तो जो होगा इनका जो क्या है, इनका जो इंक है, इंक जो इनकी इजेक्ट होगी वो क्या होगी, वो भी टॉक्सिक होगी। तो क्या करते हैं, दिस प्रोवाइड इनफ ऑफ डिटर्जेंट टू प्रेडेटर्स विदाउट रिक्वायरिंग द यूज ऑफ इंक एज अ डिफेंस, यानी कि ये एज अ डिफेंस उस इंक को यूज करते हैं कि अगर कोई प्रीडेटर बाय मिस्टेक भी उस इंक के अंदर, उस इंक के साथ कांटेक्ट कर ले, तो वो जो इंक है या जो वो प्रीडेटर, वो इंक उस प्रीडेटर को हार्म करेगी और वो प्रीडेटर जो है उसकी डेथ अकर हो सकती है। अच्छा, और ये एडल्ट्स में क्यों नहीं आता, क्योंकि जो एडल्ट सेफेलोपोड्स होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाइट कर लेंगे या उनके साथ अपने आप को कॉन्टेक्ट करके अपनी वो बॉडी के अंदर जकड़ के एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में उस ऑर्गेनिज्म को पकड़ के वो उसको खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन ये यंग में किस लिए होता है, क्योंकि उनको उनके अभी जो बिहेवियर होते हैं वो इतने डेवलपमेंट नहीं हुई होती उनमें कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, इस वजह से वो क्या करते हैं, इंक को इजेक्ट करते हैं, यानी कि इंक को बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से। अब जब फोर्थ एंड फाइनल टिनबर्गन का जो क्वेश्चन है वो क्या है, एवोल्यूशन, कि कैसे एवोल्यूशन बिहेवियर के अंदर हेल्पफुल करती है, कि इन दी केस ऑफ, अगर इंकिंग का बिहेवियर हम लें, सेफेलोपोड्स का बिहेवियर लें, या जैसे उसने कहा है कि नॉट ओनली इन मोलस्क बट इन जनरल सिलियोइडा, सेफेलोपोड्स किस क्लास से बिलोंग करते हैं, मोलस्क की सिलियोइडा क्लास से बिलोंग करते हैं, नॉट इन द क्लास न्यूटिलिडिया, ये सिलियोइडा क्लास से बिलोंग करते हैं। शो दैट द एवोल्यूशन ऑफ इंकिंग बिहेवियर अकर आफ्टर द डाइवर्जेंस ऑफ सेफेलोपोड्स, कि सेफेलोपोड्स की डाइवर्जेंस के बाद जो है ये जो इंक का बिहेवियर है ये इवॉल्व हुआ, ये पहले उनके अंदर इवॉल्व नहीं था, लेकिन जैसे जैसे स्पीशीज की एवोल्यूशन हुई उसके अंदर जो है इनका ये बिहेवियर है वो डेवलप हुआ। एवोल्यूशनरी रीजन इस बिहेवियर की डेवलपमेंट की है क्लास न्यूटिलोडिया की, दैट पोजेसेस अ थिक एक्सटर्नल शेल, कि उनके पास जो क्लास न्यूटिलोडिया है उसके पास एक थिक एक्सटर्नल शेल होता है, एक हार्ड एक्सटर्नल शेल होता है, विच दे कैन विथड्रॉ इनटू कंप्लीटली फॉर डिफेंस, यानी कि जब उनको कोई हार्म पहुंचता है, कोई खतरा पहुंचता है, तो वो क्या करते हैं, उस शेल को अपने ऊपर कंप्लीटली विथड्रॉ कर लेते हैं। और ये शेल जो होता है उनका डार्कर कलर में आ जाता है व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव प्रोवाइडिंग कैमोफ्लेज, इनके वो इंक को नहीं सिक्रीट करते, एक्सक्रीट करते, बट उनका जो शेल होता है वो कैमोफ्लेज कर जाता है, वो डार्कर कलर में हो जाता है, जो होता है डिफेंस के तौर पर वो इसको यूज करते हैं। जो प्रीडेटर होता है वो वहां से उसको कोई और चीज समझ के छोड़ देता है और आगे अपना जो होता है वो चला जाता है। अच्छा, अब द लैक ऑफ एनी लार्ज एवोल्यूशनरी चेंज इन द न्यूक्लियस फॉर ओवर, अब ये क्या है कि एवोल्यूशनरी चेंजेस अबव 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो था वो ये बिहेवियर था। उसके बाद जब आगे जो यंग्स आए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने बिहेवियर के अंदर ये डेवलपमेंट की, ये एवोल्यूशन की। तो जो यंग्स थे उन्होंने अपने आप को इंक की डेवलपमेंट अपने आप के अंदर की, और इसकी वजह से जो अभी रिसेंट जो सेफेलोपोड्स हैं उनके अंदर, यंग के अंदर इंक जो है वो इजेक्ट होती है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि कुछ टिनबर्गन के क्वेश्चन है। टिनबर्गन पॉइंटेड आउट 4 फंडामेंटल different types of problems, which is listed as survival value, ontogeny, evolution and causation, mechanism, function, evolution और development। उनका एक और नाम भी है सर्वाइवल वैल्यू, ओंटोजनी। आप बेसिकली अगर सिंपल एक शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो 4 क्वेश्चन हैं सर्वाइवल वैल्यू है, ओंटोजनी है, और क्या है इसमें, ओंटोजनी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है। कॉजेशन जो है हमने ऊपर पढ़ा, मैकेनिज्म में कॉजेशन आ जाती है। सर्वाइवल वैल्यू यानी कि वो फंक्शन कैसे सर्वाइव करती है। दिस इज द थिंग, और इन 4 क्वेश्चंस की बेस पे, इन 4 ये जो वर्ड्स हैं इनकी बेस पे टिनबर्गन ने अपना जो है मैकेनिज्म वो पेश किया था, अपनी थ्योरी दी थी, जो कि अभी हमने इसको स्टडी किया है।